भूख हड़ताल से लंका नहीं जला करती। राम कहते हैं बिना युद्ध किसी को वापस अपने सम्मान की सीता नहीं मिला करती। राम कहते हैं बिना युद्ध किसी को वापस अपने सम्मान की सीता नहीं मिला करती। और हम तो इस देश के बेटे हैं जिसकी मिट्टी के जर्रे जर्रे से यही सीख मिला करती है। हक तो मिलता है उसे छीन ले जब दुनिया से, मांगने से तो फकत भीख मिला करती है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं भाई कुमार मनोज जी को। और जिन राजनेताओं की बात कर रहे हो उनके बारे में एक शेर मुझे याद आ गया है। शायद अब आपकी तालियां उठें कि जुबान से करते हैं, दिल से दुआ नहीं करते। इस बार आपका समर्थन चाहता हूं कि जुबान से करते हैं, दिल से दुआ नहीं करते। सियासी लोग किसी का भला नहीं करते। सियासी लोग किसी का भला नहीं करते। वतन की मिट्टी का वे कर्ज क्या चुकाएंगे जो मां के दूध का हक भी अदा नहीं करते। हम अपेक्षाएं किए रहते हैं उनसे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, बहुत सारी बातें हैं। तमाम गरीब पर 5 स्टार होटलों में बैठकर, 5 सितारा होटलों में बैठकर जब गरीबी पर चर्चाएं होना शुरू हो जाती हैं तो हमारे एक शायर ने कहा है कि गरीबी को मिटाने की ये बातें सिर्फ बातें हैं। गरीबी को मिटाने की ये बातें सिर्फ बातें हैं। जो खुद पैसे के भूखे हैं गरीबी क्या मिटाएंगे। और उड़ीसा के दोस्तों, अगर मेरी बात आप तक पहुंच जाए, शेर आप तक पहुंच जाए तो मुझे थोड़ा प्रतिक्रिया देना कि गरीबी को मिटाने की ये बातें सिर्फ बातें हैं। जो खुद पैसे के भूखे हैं गरीबी क्या मिटाएंगे। गरीबों का लहू तो आपकी कारों का डीजल है। गरीबी हट गई तो आप क्या रिक्शा नहीं कर पा रहा कि उन्हें मैं कैसे आमंत्रित करूं। लेकिन जो हास्य के सिलेंडर हैं, और एक चीज मान लीजिए, ये गौशाला के सहायतार्थ है। आप सबकी सहभागिता इसमें होगी। पूरे देश में इस बात की कहे जाते हैं जो ये बैठे हैं। भाई अच्छी बात कही है मैंने। गणेश जी हैं, मुझसे अनिल चौबे जी ने कहा, बोले मनवीर भाई चौबे जी जब सोफे पे बैठे होंगे तो सोफा करा रहा होगा। मैंने कहा बेवकूफ हो, कराहता वो है जिसमें सांस रहती है। उसकी दम तो तभी निकल गई होगी जब चौबे जी बैठे होंगे। मैं हास्य के एक ऐसे एटम बम को आबद्ध करना चाहता हूं जिनकी एक तारीख मिलना मुश्किल होती है, और ये शायद हमारे राकेश जी समझते भी हैं बहुत बेहतर तरीके से। मैं चाहता यह हूं केवल ये कहते हुए कि अब ये उनकी अपनी किस्मत जो बच गए निशाने से, अब ये उनकी अपनी किस्मत जो बच गए निशाने से, मीठे फल वाले पेड़ों को पत्थर मिले जमाने से। और आपकी तालियां पीछे तक उठा खाकर जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें श्रद्धेय प्रदीप चौबे जी को कि अब ये उनकी अपनी किस्मत जो बच गए निशाने से, मीठे फल वाले पेड़ों को पत्थर मिले जमाने से। दुख में रोने वालों खुद को दुख में कभी हंसाना भी, जीना है तो हंसना सीखो चाहे किसी बहाने से। एक बार जोरदार ताली के साथ आमंत्रित करिएगा भाई प्रदीप चौबे जी। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। पूरे खरियारों को कितना अच्छा हुआ, और बहुत सारी बातें बाद में होंगी। गौशाला की ओर से शैलेश उस समय आ नहीं पाए थे, वरना वो ये सीन सुन के द्रवित होते कि यहाँ गौशाला गायों की दुर्दशा पे जो बात राजन जी ने कही, हम लोग सुन रहे थे, मन द्रवित हो रहा था। और बड़ी खुशी की बात है कि उनके आह्वान पर इस पंडाल में से कई लोगों ने अपना लहू के लिए दान देने की कोशिश की, माहौल बनाया, वो बधाई देता हूँ। लेकिन आइए, मैं हंसाने के लिए बुलाया गया हूँ तो थोड़ा आपको हंसाता हूँ। जी दद्दू, गोबर गणेश बताया ऐसा। अब क्या कहूँ, अचानक कह दिया तो मैं सोचता हूँ कि गोबर बड़ा है कि गणेश। मैं तो गोबर को बड़ा इसलिए मानूंगा कि चाहे जब सड़क पे मिल जाता है, मैं गणेश तो मंदिर में ही मिलता है, लेकिन गोबर गणेश की परंपरा हमारे देश में त्योहार के रूप में है। उनको गणपति बताया है, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन गणपति से भी पूछना चाहिए कि उनको कैसा लग रहा है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, गंभीरता से बात करता हूँ। फोटोग्राफर साहब, आपने 2-4 बार घुमाया, कौन से हिस्से का लिया है पता नहीं। आज अगला एक तरफ से संतुष्टि ही नहीं हो रहा था।
एक बार पिछवाड़े आके भी कोशिश करो, शायद हो लाख अच्छा। फोटोग्राफर का काम है, वो बुरा नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। मैं एक ऐसे फोटोग्राफर को जानता हूँ जो हमेशा शादी ब्याह के फोटो खींचता था। पहली बार उसकी ड्यूटी शमशान में लगी, मुर्दे का अंतिम फोटो खींचना था। उसका अभ्यास नहीं था। उसने जैसे कैमरा मुर्दे के चेहरे पे फोकस किया, आदतन उसके मुंह से निकला स्माइल प्लीज। ऑफर इतना जोरदार था कि मुर्दा भी मुस्कुरा दिया। अंजाम ये हुआ कि मुर्दा मुस्कुरा रहा था, बाकी लोग पड़े थे। तो आप ऐसा मत सोचना, मैं तो ये आदत है। मैं तो बात कह रहा था गणपति के बारे में, तो मुझे गणपति बना के बुला दिया है, अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है। अब सुन लीजिए कि गणपति आपके सामने खड़े हैं और उनकी सवारी दूसरे माइक पर बैठी है। और ये तो गणपति की कृपा है कि सवारी पर नहीं बैठे हैं, वरना जो सवारी अभी तक है वो कभी की थी हो जाती है। हंसाने की बात करता हूँ, बहुत सी बधाइयों की चीज़ें हैं। इतनी बधाइयों की बात है, थोड़ा भावुक होता हूँ। शैलेश लोढ़ा का यहाँ पर आना एक चमत्कार से कम नहीं है दोस्तों। वो आदमी पूरी दुनिया में इतना विख्यात हो चुका है कि इतने सुदूर इलाके में उसका आना, उसकी मोहब्बत ही हो सकती है, उसकी कोई मजबूरी नहीं हो सकती। वो ईश्वर जन बैठे हमारे ईश्वर भाई, जो हमेशा सुनने आते हैं, टिटलागढ़ से आते हैं, 130 किलोमीटर दूर यहाँ पर है और हमेशा आते हैं। और आज भी आए हैं, मुझे पूछ रहे थे कि यार शैलेश लोढ़ा को बुला तो लिया है, मगर वो क्या आएंगे? अभी तक तो नहीं आए, वो आएंगे कि नहीं आएंगे? तो मैं कहा नहीं, मैं जानता हूँ कि शैलेश लोढ़ा आएंगे, ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे। और अगर नहीं आएंगे तो ये बताने के लिए आएंगे कि वो नहीं आएंगे। तो मेरी वाणी है वो गणपति की वाणी है। बधाई इसलिए देता हूँ मैं आपको। शाम में केसरवानी साहब बताया गया था कि सारा अरेंजमेंट तमाम उन्होंने किया हुआ। मेरी बात को सुनिए। बधाई तो इस बात को, अभी जरा सा मैं पीछे आवश्यक कार्य से गया था, थोड़ी देर और रह लेता तो ठंड में मेरी मूर्ति ही आपको दिखती। इतनी सर्दी है साहब, हो जाएगी, मगर पंडाल लगा करके आपने जो काम किया है वो बड़ा काम है, वरना हमारा काम तमाम हो जाता है। मैं बहुत बधाई देता हूँ कि पंडाल लगाया है, वरना कल अखबार में ये खबर छपती कि भाई पता लगाना मुश्किल था कि श्रोता लोग कविता से गए कि ठंड से गए। तो बधाई वाली बात है। आइए मैं आपको थोड़ा सुना देता हूँ, तो आप शैलेश लोढ़ा का जलवा देखेंगे। मैं जानता हूँ तो क्या करते हैं। तालियों के लिए कहते हैं, बार बार मैं सुनना चाहता। हमारा बिल्कुल ये मनवीर अपने आवाज कोई ऐसी बात नहीं है। मैं ताली के लिए हो तो मैं तो कहता नहीं हूँ, कभी अपने मित्रों को भी कहता हूँ कि ताली मत बजवाओ। क्या करें, संचालक को बजवाना पड़ता है। अभी उसको कह रहा था मैं, क्या मनवीर थी ताली मत बजवा, क्या ये लोग ताली बजाने वाले हैं? क्या ताली बजाने वाले दिखा रहे हैं? मैंने कहा ज़्यादा बजवाएगा तो उसको भी बजा सकते हैं, इसलिए ताली की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग कॉन्फिडेंस वाले हैं, कम से कम मेरे बारे में तो शैलेश लोढ़ा हमेशा ये कहते हैं कि चौबे जी कविता कवि का नहीं, कॉन्फिडेंस का नाम है। तो ये अच्छी बात है, मुझे कॉन्फिडेंस कहा जा रहा है और मैं वाकई कॉन्फिडेंस वाला हूँ साहब। मैं बता दूँ, अपने मुझसे तारीफ करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन है। आप लोग तो बहुत संख्या में बैठे हुए हैं, मैं तो वो कॉन्फिडेंस वाला हूँ कि एक भी समझदार सामने बैठा हो तो पूरी रात अकेले निकाल लेता हूँ। जी साहब, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अपना कॉन्फिडेंस बता रहा हूँ। अभी बरेली में प्रोग्राम था उत्तर प्रदेश में साहब, वहाँ तो बहुत भीड़ आती है। 60,000 आदमी पंडाल में था और 60 कवि मंच पर थे। रात के 8 बजे शुरू होने वाले प्रोग्राम में जब मेरा नंबर माइक पर आया तब सुबह के 4 बज रहे थे और पंडाल में केवल 2 लोग बचे थे, एक सुनने वाला, दूसरा सुनाने वाला। कोई और होता तो बेहोश हो जाता, लेकिन मैं तो कॉन्फिडेंस वाला हूँ। जैसा कहा, मैं ना घबराया, एकमात्र श्रोता के सहारे मैंने अपना काम चलाया। मैंने उससे कहा कि मित्र जरूर आप मेरे लिए बैठे हैं। वो बोला नहीं, आपके बाद मेरा नंबर है। आप बैठ जाओगे, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। हाथ से के कभी अभी आप शैलेश को देखेंगे, आप मुझको देखेंगे, आप अनिल चौबे का कॉन्फिडेंस फराहम करता हूँ साहब। उस आदमी ने, अनिल चौबे ने उस समय महफिल शुरू की जबकि हाथ या किसी भी कविता के लिए माहौल तत्पर नहीं था, फिर भी अनिल चौबे ने अपनी बात की, तो तालियां तो उसके लिए मिलना चाहिए कि जिसने क्या बढ़िया माहौल बनाया। बजा दीजिए।
ये मैं उसके लिए कह रहा हूँ, अपने लिए नहीं। बस ऐसा बैठ जाइए, राजा जी दिखा दीजिए, शाम की बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, आपका नंबर भी माइक पे आएगा। कब कौन कभी बन जाएगा कुछ कह नहीं सकते। कॉन्फिडेंस होता बताया, मैं ज़्यादा बात मैं करूँगा नहीं, लेकिन शैलेश जी आप भी जानते हैं कि हास्य रस के कवि के पास में कविता भली थोड़ी कम हो, लेकिन कॉन्फिडेंस तो होता है। जैसे मैं हास्य रस कवि हूँ, शैलेश हैं, अनिल चौबे हैं, या हास्य के कवि हैं। उर्दू मुशायरों में भी हास्य रस के कवि होते हैं, उनको तंज़ो मिज़ाह का शायर कहा जाता है जी। तो उर्दू का एक खास उनका शायर मरने के बाद में दोज़ख में गया। दोज़ख आप जानते हैं, जैसे हिंदुओं के लिए नर्क की व्यवस्था है ऊपर, वैसे वहाँ पर मुसलमानों के लिए दोज़ख की है, क्योंकि पापी दोनों इलाकों में पाए जाते हैं। तो उर्दू का वो हास्य का शायर, बात गौर से सुनना, आपको मजा आएगा। कॉन्फिडेंस क्या चीज़ होती है? उर्दू का वो हास्य का शायर मरने के बाद में दोज़ख में गया, तो दोज़ख का मालिक यानी यमराज मुस्कुराया कि बेटा अब मुस्कुरा के दिखा यहाँ पे, ये दोज़ख है, नर्क है, तेरी हवा निकलने वाली है। आपने सुना होगा नर्क में भयानक सीन होते हैं पापियों के लिए, आरे चल रहे हैं, अजगर लटक रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसको लगा कि ये शायर अब घबराएगा, लेकिन वो थोड़ा कॉन्फिडेंस वाला था मेरी तरह, वो ना घबराया, और बल्कि वहाँ के खतरनाक सीन देख कर को जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी देख करके यमराज का मनोबल गिर गया। तो यमराज ने पूछा हंस क्यों रहा है? तो उसने अपना ताज़ा शेर सुनाया कि हमने किया गुनाह तो दोज़ख हमें मिली, हमने किया गुनाह तो दोज़ख हमें मिली। दोज़ख का क्या गुनाह था, दोज़ख को हम मिले। आ जाइए। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये दो बच्चे अभी भी तैयार किए हैं। मैं आपको टाइम देता हूँ, 2-3 और जरा तैयार करूँ। हिंदुस्तान में बच्चे पैदा करने में टाइम ही कितना लगता है। आप तो सोचो और हाजिर। शाम जी बैठ जाइए। एक कभी को दिक्कत होती है, कोई खास बात नहीं है, फिर भी कॉन्फिडेंस से काम चला रहा है। हमने किया गुनाह तो दोज़ख हमें मिली, दोज़ख का क्या गुनाह था, दोज़ख को हम मिले। तो दोस्तों ये वही महफिल है, आ गई ये महफिल, आप खूब मजा लेंगे। आज की रात सार्थक होने वाली है। आयोजकों के लिए आप जोरदार तालियां बजा सकते हैं जिन्होंने आपके लिए कार्यक्रम आयोजित किया। क्या बात। आइए अब मैं आपको थोड़ा बनाता हूँ माहौल। फिर मनवीर मधुर बहुत शानदार कवि विरस का है, बढ़िया संचालन कर रहा है। उसके बाद शैलेश थोड़ा से ऊपर और ले जाएंगे, तब तक मैं आपके बीच में हूँ। और मैं बता दूँ कि मैं 35-36 साल का पुराना कवि हो गया हूँ। अब मैं लंबी लंबी कविताएं नहीं सुनाता हूँ। एक ज़माने में सुनाते थे, लेकिन अब तो कम समय है, लंबी कविताएं सुनाना भी नहीं चाहिए। एक्सीडेंट, हाँ आप समापन में सुनाऊंगा मैं आखिर कविताओं के लिए कह रहा है, लेकिन आइए थोड़ी देर आपको हंसाना चाहता हूँ। लंबी कविता कोई नहीं सुनाएगा, मैं भी नहीं सुनाऊंगा। लंबी कविता सुनाने से एक्सीडेंट हो सकता है। एक कवि ने बहुत लंबी कविता कार्यक्रम में सुना दी, तो सामने बैठा कि VIP लंबा हो गया। लंबी कविता सुनते वही लंबा हो गया। तो उस पर हत्या का मुकदमा चला, और जज ने कहा कि तुम्हारी कविता से एक आदमी की हत्या हुई है, मैं तुमको फांसी की सजा देने वाला हूँ, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो कवि बोला कि साहब वही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं आपको नहीं सुनाना चाहता, मैं आपको वो सुनाना चाहता हूँ जो आप सुनना चाहते हैं। छोटी छोटी कविताएं, बिल्कुल छोटी छोटी कविताएं सुनाता हूँ, इशारे की कविताएं। आजकल इशारे करता हूँ मैं, समझदार आदमी। बैठ जाइए साहब, आप भी बैठ जाइए। इशारा है, देखिए शायद पसंद है। साली ने जीजा से कहा, क्या बात है। साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। जीजा जी मुस्कुरा के बोले जरूर खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो जाऊंगा। अगर बात अच्छी लगती है बस यही चाहता हूँ। हम लोग आपको खोल रहे हैं साहब, आज के कविता के दूसरे से कविता के दूसरे कह रहे हैं वंस मोर। और कितना पास कराओगे? और वंस मोर तो करना ही नहीं चाहिए, वंस मोर संभव नहीं होता साहब। वंस मोर आप बोल देते सर। वंस मैं कॉलेज के ज़माने में एक नाटक किया था, मतलब पात्र था नाटक में जी। तो आखिर में क्या होता है कि मैं चक्की मार के अपनी छाती में गिर पड़ता हूँ। रोल मैंने इतना बढ़िया किया कि एक ने कह दिया वंस मोर, फिर खड़ा हुआ, चक्कू उठाया, फिर मारा, फिर तीसरा
दूसरा मैं सुन, मैं कहा यार मैं आपको पात्र हूँ, मूर्ख नहीं हूँ बार बार बोल। एक बार मैं ठीक से सुनूंगा इन बच्चों को उनके माता पिता ले जाए। माता पिता होशियार है, घर में बच्चों को भेज दिया 4 बजे संभाल के। थोड़ा सा कोशिश करेंगे, वो बच्चे खेल रहे हैं, उनको दंड दिया जा रहा है, कविता सुनाने को लाग रही है, क्योंकि थोड़ी दिक्कत लगेगी। गाय गाने का बोलो तो खाली हूँ, जिनका कविता में इंटरेस्ट नहीं हो जाए। साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। जीजा जी मुस्कुरा के बोले जरूर खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो जाओ। आइए थोड़ी देर इसी प्रकार के माहौल में रहिए, बारीक बारीक इशारे आपको देता हूँ। एक किताब में एक सुंदर औरत की तारीफ पढ़ रहा था। एक किताब में एक सुंदर औरत की तारीफ पढ़ रहा था। क्या सुंदरता थी, 10 मिनट तक मैं ही हंसता रहा। सुंदरता भी हंसा सकती है अगर वो हिंदुस्तान की हो। मजा लीजिए, किताब में लिखा हुआ था कि उस सुंदर औरत की दाईं आंख इतनी सुंदर थी कि बाईं आंख लगातार दाईं को देखती रहती थी। क्या बात है, क्या बात है। बस मैं कुछ नहीं, ईंटे लगा रहा हूँ ताकि आप शैलेश लोढ़ा तक पहुँच करके बिल्कुल हास रस की झोली पर चले जाएं। उस सुंदर औरत की दाईं आंख इतनी सुंदर थी कि बाईं आंख लगातार दाईं को देखती रहती थी। मैं सोचता हूँ कि दूसरी भी इतनी सुंदर होती तो दोनों आंखें एक दूसरे को देख रही हो, तो उस बेचारी को कौन देख रहा हो। आप जरा मेरे इस डिक्शन का मजा ले रहे हैं तो मुझे खुशी हो रही है। आइए आपकी परीक्षा है, एक छोटी सी बारीक बात और ये तो आपको बहुत ही पसंद आ जाएगी, क्योंकि समझ में भी आ जाएगी। मजा लीजिए साहब, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा, लेकिन मजेदार बात कह रहा हूँ, आप दाद देंगे, सुनिएगा। किताब में पढ़ा कि अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोल रहा हो, वाह, पढ़ा कि कोई पति अगर अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोल रहा हो तो समझ जाइए कि या तो कार नहीं है धीरे धीरे आप तक आऊंगा मैं। अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोल रहा हो तो समझ जाइए कि या तो कार नहीं है या फिर पत्नी नहीं है। बात भी सही है, अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा कौन खोलता है? अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा कौन खोलता है? और असली बात तो यह है कि अपनी पत्नी के साथ कार में जाता ही कौन है? यही चाहता हूं कि आप ऐसे रहें। आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तानी स्त्रियां अपनी मांग में लाल सिंदूर डालती हैं। आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तानी स्त्रियां अपनी मांग में लाल सिंदूर डालती हैं। मैं एक ऐसी बहन जी को जानता हूं जो हरे सिंदूर का प्रयोग करती है। वाह! एक दिन मैंने पूछ लिया, बहन जी आप हरा सिंदूर क्यों डालती हैं? तो शर्मा के बोली, चौबे जी मेरे पति रेलवे ड्राइवर हैं। चौबे जी मेरे पति रेलवे ड्राइवर हैं, लाल झंडी देख करके गाड़ी दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं चली जाए। बहुत अच्छे। आज का हास्यवन इसी प्रकार का है। उस प्रकार करने के पहले ये और वो, आज तो इशारे में बात करो और निकल जाओ धीरे धीरे, अच्छी बात है। आइए एक और छोटी सी बात आपकी दाद चाहूंगा, अगर आपको मजा आता हो। शैलेश भाई, रेलवे प्लेटफॉर्म ग्वालियर पर एक लड़का, नौजवान लड़का और उसकी सहेली नौजवान लड़की, किसी कॉलेज में दोनों पढ़ते होंगे। आज के ज़माने के नौजवान थे, बड़े गाड़ी आने में टाइम था, दोनों बड़े टाइम पास कर बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, बतिया रहे थे, किलोल कर रहे थे। किलोल मस्त जवान थे, नौजवान थे। मैंने देखा 50 फुट की दूरी पर 2 अधेड़ भी खड़े हुए थे जो उनके किलोल से काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे थे। तो एक अधेड़ ने दूसरे अधेड़ से क्या पूछा, उनकी मस्ती देख करके अधेड़ ने दूसरे अधेड़ से पूछा, क्या वो लड़का उस लड़की का भाई है? असल में वो ये चाहता था कि वो भाई ही निकले, क्योंकि अधेड़ों से जवानों का सुख बर्दाश्त नहीं होता। साइकोलॉजी है भाई। तो एक अधेड़ ने दूसरे से पूछा, दूसरे का जवाब सुनना। एक पहले वाले ने दूसरे से पूछा, क्या वो लड़का उस लड़की का भाई है? तो दूसरा मुस्कुरा के बोला, नहीं, वो लड़की उस लड़के को भाई है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात? नहीं, वो लड़की उस लड़के को भाई है। बात कहने का तरीका होता है। मैं तो अच्छी ही बातें कहना चाहता हूँ। आपने दाद दी, आपने समझा, ये मेरा भाग्य है। मैं कभी कभी मेरा दुर्भाग्य भी आड़े आ जाता है। डॉक्टर्स डे पर ग्वालियर में मैंने, डॉक्टरों ने मुझको हायर किया, 5000 रुपये देके बोले, चौबे जी आज डॉक्टर डे है, जनता हमारे बारे में भ्रांतियाँ रखती है, अनशन बात करती है, आप ये 5000 रुपये रखिए और जनता को बताइए कि हम डॉक्टर क्या करते हैं उनके। तो मैंने जनता को बता दिया। अच्छी बात कही, वैसे मैंने आप भी सुनिए। मैंने लोगों से कहा कि भाइयों, डॉक्टर धरती पे भगवान का अवतार है।
डॉक्टर धरती पे भगवान का अवतार है, भगवान का प्रतिनिधि है, इसलिए कभी डॉक्टर के पास जाना पड़े तो ये सोच के जाना है कि भगवान के पास जा रहे हैं। देखिए आपकी ताली और हंसी बताइए कि मैंने बात अच्छी की। कभी डॉक्टर के पास जाना पड़े तो ये सोच के जाना कि भगवान के पास जा रहे हैं। जनता ने ताली बजा दी, मगर डॉक्टरों ने मुझको बजाया। बोले क्यों, मैं तेरे को 5,000 रुपये इसी के दिए थे क्या, हमारे बारे में ऐसा बोल रहा था? मैं कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैंने कहा मैं तो अच्छा ही बोल रहा था, मगर जनता आपके बारे में क्या बोलती है वो भी सुन लीजिए। मगर डॉक्टर साहब, जनता के लिए मैं डॉक्टरों के लिए कहती है कि जब आदमी, भगवान आदमी से नाराज होता है तो डॉक्टर के पास भेज देता है, और जब डॉक्टर आदमी से नाराज होता है आगे आप समझते हैं। लेकिन हम भी टेंशन में पड़ जाते हैं साहब। हंसाने वाले लोग कहते हैं कि हास्य कभी लोगों का टेंशन दूर करता है, मगर कभी कभी हास्य रहता, कभी भी टेंशन में पड़ जाता है। पिछले दिनों मेरा एक ऑपरेशन हुआ, मैं जिंदगी भर स्वस्थ रहने वाला आदमी रहा। दुर्भाग्य से 6 महीने पहले एक छोटा सा मेरा माइनर ऑपरेशन हुआ, तो फिर जाना पड़ा ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास। तो बड़ा घबरा रहा था मैं, क्योंकि मैंने कभी औजार देखे नहीं थे, ऑपरेशन हुआ नहीं था। तो मैं अस्पताल में डॉक्टर के सामने ऑपरेशन टेबल पे लेटा हुआ था, डॉक्टर मेरे सराहने खड़ा हुआ था। डॉक्टर भाग गया कि ये घबरा रहा है, तो धीरे से पूछा घबरा रहे हो? मैं कहा सामान घबरा रहा हूँ क्योंकि पहला ऑपरेशन है। डॉक्टर बोला मेरा भी पहला ऑपरेशन है, मगर मैं तो नहीं घबरा रहा। मैंने कहा भाई तेरा ऑपरेशन तेरा कोऑपरेशन है, मेरा क्या भरोसा, और तेरा भी क्या भरोसा। फिर मैंने देखा साहब एक सील के डॉक्टर के बीच में और मेरे बीच में एक फूलों का बड़ा हार पड़ा हुआ है। तो मैंने डॉक्टर से पूछा ये हार किस लिए है? तो डॉक्टर बोला कि अगर ये ऑपरेशन सक्सेस हो गया तो मेरे, तो मेरा पहला ऑपरेशन सक्सेस हो गया तो मेरे लिए, वरना आपके काम तो आ ही जाए। ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं दोस्तों, तब जाकर तो मुसीबत सामने आती है। जब बच्चों को, ये बच्चे से कह रहे हैं मुझसे कह रहे बैठ जाएगा, तो बच्चों को तो कैसे रोक सकते हैं? बच्चों को कोई नहीं रोक सकता, आप ही नहीं रोक पाए तो हम क्या रोकें? रोकना की जिम्मेदारी तो आप है। ठीक है, से बच्चों से बात कर ली जाए, ऐसा बच्चों के बारे में आइए। बच्चों के बारे में कोई बात नहीं करता, मैं अपनी कविताओं में आपको बच्चों से मिलाता हूँ कि बच्चे कैसे होते हैं और बच्चों के संग में कैसा बर्ताव करना चाहिए। मरिए आना जाना बंद कर दीजिए, चाय भी आ गई है, ब्राह्मण काम पे लगा है, चाय दूसरे के लिए आ गई है। ब्राह्मण का दुख ब्राह्मण ही जानता है। हाँ भैया, राजन जी खुद देखिए, मैं देख लिया कि डिस्टर्ब हो गया हूँ मैं, क्योंकि ब्राह्मण का बेटा दूसरों को खाते पीते नहीं देख सकता। जल्दी बच्चों की बात करता हूँ, मैं आपको बच्चों से मिलवाता हूँ। बच्चों से जो मैं आपको मिलवाऊंगा, आपको तो अपने घर में बच्चों से नहीं मिल सकते। आइए, बच्चों की साइकोलॉजी और मास्टर की साइकोलॉजी। आज भी इस देश में मास्टर के बच्चों के संबंध अच्छे नहीं है, क्योंकि जनरेशन गैप बना हुआ है। बच्चे किसी जमाने में भोले भाले होते थे, आजकल केवल भाले होते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे बच्चे कंप्यूटराइज पैदा हो गए हैं। उनके पास में ज़्यादा धैर्य नहीं है, मास्टर की ऊटपटांग सवाल नहीं सुन सकते। मास्टर आज भी वही बीड़ी खेचू 16वीं शताब्दी का, बीड़ी खेचू टोपी लगाया हुआ, और बच्चा 21वीं शताब्दी का, दोनों में प्रॉब्लम रहता है। आइए मिलवाता हूँ। एक मास्टर ने क्लास में बच्चे से पूछा, लालू ने चारा खाया, इसका फ्यूचर टेंस बनाओ। वाह। लालू ने चारा खाया, इसका फ्यूचर टेंस बनाओ। बच्चा फौरन बोला अब लालू दूध देगा। बात गलत हो तो बताइए साहब, सवाल ही भोंडा था, आपने ऐसा सवाल पूछा ही क्यों? लालू ने चारा खाया, इसका फ्यूचर टेंस बनाओ, तो बना दी। अब लालू दूध देगा, और वो तो बच्चा अच्छे खानदान का था कि दूध ही दिलवाया, वरना आप तो जानते हैं कि चारे के बहुत सारे बाई प्रोडक्ट होते हैं। मैं आपको सही बात बच्चों से मिलवा रहा हूँ। बच्चा भोला भाला, लेकिन बोल देगा तो आपकी पोल खोल देगा। ये एक बच्चा घर के बाहर बैठा रो रहा था, मैंने पूछा क्यों रो रहा है? बोला अंकल घर के अंदर माँ बाप में झगड़ा हो रहा है। मैंने कहा कौन है तेरा बाप? बोले इसी बात पे हो रहा है। एक सेकंड में बोल दिया कि बता दी, बाप की बोलती बंद कर दी, मेरी भी कर दी। इसीलिए कहता हूँ कि बच्चों से ठीक ठाक बोलो, वरना बच्चा गड़बड़ कर सकता है आपके साथ में। मास्टर सुधरने को तैयार नहीं, वही 100 साल पुराना सिलेबस,
खालिस्तान भरो। खालिस्तान भरो बच्चों से कहते हैं, क्या कह रहे हैं? खालिस्तान तो हिंदुस्तान में है कहाँ? तो पहले बच्चों से भरा हुआ है। लेकिन मास्टर के पास में सिलेबस नहीं है, तो मास्टर खालिस्तान भरवा रहा था, बिल्लू खालिस्तान भरो, 100 चूहे खा के बिल्ली ... चली। आप सब जानते हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली कहावती है। बच्चा नहीं जानता था, उसने कभी हज सुनी नहीं, तो अपने IQ से जवाब दिया, भरो बिल्लू 100 चूहे खा के बिल्ली ... चली। बिल्लू ने भर दिया, 100 चूहे खा के बिल्ली टेढ़ी मेढ़ी चली। मास्टर ने दिया चाटा, अबे टेढ़ी मेढ़ी चली कि हज को चली? तो बिल्लू बोला, मां साहब क्या बात करते हैं, 100 चूहे खा के बिल्ली अपनी जगह से हिल नहीं सकती। और वो तो आपकी बात रखने के लिए बहुत चलवा भी दिया, वरना मां साहब हज तो आप खुल जाना पड़ता। बच्चों के पास की बात है, छोटी छोटी बात आपको सुनाना चाहता हूँ। बच्चे बड़े शार्प हैं। और एक मजेदार बात सुन लीजिए। क्या बात है? वो खुद भी तो बढ़ना था। साइकोलॉजी। थोड़ी देर आपके बीच में हूँ। जी जी जी। मास्टर और बेचारा बच्चा, उसका हेडमास्टर जवाब ऐसे देता है। एक और बारीक बात सुन लीजिए, ज्यादा मजा आपको आएगा, आप लोग बढ़िया सुन। एक और मास्टर ने बच्चे से पूछा कि बिल्लू तेरे पिताजी क्या करते हैं? बिल्लू तेरे पिताजी क्या करते हैं? तो बिल्लू वाला बोला, मास्टर साहब हम लोग 20 भाई बहन हैं। बच्चे ने अपनी तरफ से सही जवाब दे दिया। मैं मास्टर को बीड़ी खींचूं, बिल्लू तेरे पिताजी क्या करते हैं? मास्टर साहब हम लोग 20 भाई। सुन लिया यार, ये बता पिताजी क्या करते हैं? आपको बताया ना मास्टर कि हमारे पिताजी हम लोग 20 भाई बहन हैं। तो मास्टर ने चाटा दिया, आगे ये क्यों नहीं बताता कि पिताजी क्या करते हैं? तो बिल्लू बोला, मास्टर साहब जो आदमी इतना व्यस्त रहता हो उसके पास में रचनात्मक कार्य के लिए समय कहाँ बचता है? अंतिम बात, क्योंकि बच्चा बीच में आ गया था इसलिए मैं सुना रहा था। आइए यहाँ की बातें, मगर बच्चों पर एक अंतिम बात आपको सुनाता हूँ, खूब तालियां मुझे मिलेंगी, मैं जानता हूँ। एक और मास्टर ने बच्चे से एक अजीब सवाल पूछा, बता बेटा माँ और बाप में क्या फर्क होता है? माँ और बाप में क्या फर्क है? बच्चा बोला, सर माँ कहने से मुंह खुल जाता है, माँ बाप कहने से बंद हो जाता है। आप खुद बोल के देखिए, माँ बाप। बच्चा ये कहना चाहता है, माँ के सामने हिम्मत लौट आती है, बाप के सामने हवा बंद हो जाती है। तो बच्चा आ गया था। थोड़ा ट्रैक और थोड़ा सुनाता हूँ, क्योंकि बड़े उससे बुलाया है आपने, वरना मैं देर तक पढ़ने वाला नहीं हूँ। और कभी कभी तो मुझे मुसीबत आती है, हमारी कविता सुन के सामने वाले को कब कविता पढ़ने का शौक चढ़ रहा जाए, इसका नहीं सकते। सच्चे बता रहा हूँ, मैं गया था IIT रुड़की में जी, मेरा नंबर कविता पे आया, माइक पर आया, तो नौजवान सामने से आ गया जो वहीं का स्टूडेंट था। नौजवान था, मुझसे बोला कि अंकल अगर आप मुझे 2 मिनट का मौका देते हैं तो मैं भी कविता सुनाना चाहता हूँ, और आपसे पहले सुनाना चाहता हूँ क्योंकि आपके बाद मुझे कौन सुनेगा। मैं अपनी प्रशंसा सुन के उसकी बात में आ गया। बोले 2 मिनट का मौका दीजिए। मैंने 2 मिनट का मौका दे दिया। माइक पर आने के बाद में उसने मुझे कोई मौका नहीं, वो चिपक ही गया। आगे जो कुछ हुआ वो सच्ची घटना है, वो भी सुन लीजिए। केवल 2 मिनट के लिए आया हुआ कवि जब 2 घंटे कविता पढ़ गया। क्या बात है? केवल 2 मिनट के लिए आया हुआ कवि जब 2 घंटे कविता पढ़ गया तो पीछे बैठे हुए कवियों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। केवल 2 मिनट के लिए आया हुआ कवि जब 2 घंटे कविता पढ़ गया तो पीछे बैठे कवियों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। एक ने उसका कुर्ता पकड़ के खींचा। कुर्ता काफी पुराना था, आधा हाथ में आ गया। फटा कुर्ता देख के कविता खा गया। बोला, क्या कुर्ता ही फाड़ दिया? 1 घंटा और पढ़ूंगा। एक ने उसका कुर्ता पकड़ के खींचा। कुर्ता काफी पुराना था, आधा हाथ में आ गया। फटा कुर्ता देख के कविता खा गया। बोला, क्या कुर्ता ही फाड़ दिया? 1 घंटा और पढ़ूंगा। वो फिर शुरू हो गया। कवियों में टेंशन भी दोबारा शुरू हो गया। शैलेश लोढ़ा ने मनवीर मधुर से कहा, यह कुर्ते से नहीं मानेगा, ये कुर्ते से नहीं मानेगा, इसका पजामा भी खींचो। ये कुर्ते से नहीं मानेगा, इसका पजामा भी खींचो। कवि का मुंह आगे और ध्यान पीछे था। कवि का मुंह आगे और ध्यान पीछे था। उसने पजामा स्कीम सुन ली और दहाड़ कर बोला, खबरदार जो पजामे को हाथ लगाया उधार का है, पड़ोसी से मांग के लाया हूँ। और असली कारण यह है कि केवल पजामा ही पहन के आया हूँ।
तक पहुँचाऊंगा आपको, जहाँ पे आपको पहुँचना होगा। आज की रात शैलेश लोढ़ा की रात है, अन्य कवियों की रात है, और ये हाँ आपकी रात, हम सबका भगवान मालिक है। आइए, वो खाने पीने की बात हो रही थी, अब एक एपिसोड ये भी सुन लीजिए। ब्राह्मण हूँ साहब, अभी चाय को मिल गई, अभी मुझे मिलेगी अगर बचेगी। ब्राह्मण हूँ चौबे, और ब्राह्मणों का दर्द आप पहली बार किसी ब्राह्मण से सुन रहे होंगे। इस देश में जो बुरा हुआ है ब्राह्मणों के साथ, वो मैं आपको सिद्ध कर सकता हूँ। ब्राह्मण भी काम करना चाहता था, लेकिन इस शहर के इस देश के लोगों ने, जातियों ने, हिंदू समाज की जातियों ने ब्राह्मण को निकम्मा बना दिया। आप सभी जानते हैं कि हिंदू समाज में 4 जातियाँ होती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हरिजन। वैश्य, क्षत्रिय, हरिजन ब्राह्मण से कुंठित थे, बोले सारा बड़ा हीरो बना घूमता है, इसको निपटाना चाहिए। तो क्षत्रिय, वैश्य, हरिजनों के नेता गए ब्राह्मण के पास में, उससे कहा कि आप हमारे देवता हैं, आप कोई काम नहीं करेंगे, काम हम करेंगे, आप केवल खाना। यह ब्राह्मण को क्रमशः निपटाने का प्लान था कि फुकट का खिला खिला के कैरेक्टर खराब कर दो, एक दिन ये कटोरा लेकर सड़क पर मिलेगा। ब्राह्मण बेचारा भोला भाला समझेगी कि षड्यंत्र, फुकट का ऑफर मिला तो खूब खींचा, शताब्दियों तक मुफ्त खाया, स्थायी किस्म का खाऊ हो गया। बाद में महंगाई आ गई, कोई पूछता नहीं। जातियों का प्लान सक्सेसफुल। ब्राह्मण देवता प्राय दुखी पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी भाव बढ़ जाते हैं जब श्राद्ध पक्ष आते हैं। बात गौर से सुनना, सब साइकोलॉजी बता रहा हूँ। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों के भाव बढ़ जाते हैं। हर ब्राह्मण एक टुइया से टुइया ब्राह्मण भी अमिताभ बच्चन हो जाता है। चारों ओर से निमंत्रण आते हैं, हमारे बाबा का खा लो, नाना का खा लो। जिन बाबा और नाना को लोग जीते जी ठीक से नहीं खिलाते, उनको मरने के बाद में ब्राह्मण के माध्यम से खिलाते हैं। ये झूठ है, ये ढोंग है। मैं खुद श्राद्ध का नहीं खाता, क्यों खाऊं? जब मैं जिंदा हूं तो खुद अपनी कमाई का खाऊंगा, दूसरे की डेड बॉडी का क्यों खाऊं? लेकिन क्या करूं, ग्वालियर में हूँ, चौबे हूँ, ब्राह्मण हूँ, बहुत बुजुर्ग भी आते हैं श्राद्ध पक्ष में। एक ठाकुर साहब मेरे पड़ोस में रहते हैं, श्राद्ध पक्ष में आए, बोले चौबे जी मेरे पिताजी का श्राद्ध है, आपको खाना खाने आना है। मैं कहा ठाकुर साहब मैं श्राद्ध का नहीं, श्रद्धा का खाता हूँ। क्या बात है, वाह। वो समझा नहीं, बोले क्या मतलब? मैंने बात अच्छी। मैं कहा ठाकुर साहब मैं श्राद्ध का नहीं, श्रद्धा का खाता हूँ। वो समझा नहीं, बोला क्या मतलब? मैं कहा जब तेरे पिताजी जिंदा थे तब कभी क्यों नहीं बुलाया? तब कभी नाश्ते पे भी नहीं बुलाया, मरने के बाद में डायरेक्ट लंच पे बुला रहा है। मैं तेरे पिताजी का एजेंट हूँ क्या? उनका माल खाऊं और वहीं पहुंच जाऊंगा? मैंने कहा मैं तो नहीं आ रहा। तो ठाकुर बुरा मान गया, बोले जब नहीं आओगे तो अगले साल तुम्हारा ही मनेगा। तो मैं गुस्से में आ गया, मैंने तैयारी कर ले, मैं आ रहा हूँ और भगवान ने चाहा तो आज तेरा मना के लौटूंगा। फिर मैंने अपना जलवा दिखाया, गुस्से में गया उसके पिता के घर में श्राद्ध खाने, पालती मार के बैठा, 3 घंटे तक नॉन स्टॉप खाया। ठाकुर भी मेरी क्षमता देख करके ऊब गया, बोला बीच में पानी तो पी लो। मैंने भी कह दिया बीच आने तो दे। मैं जानता था बोलेगा ये, बोला बीच में पानी तो पी लो। मैंने भी कह दिया बीच आने तो दे और बीच में तू मत आ, वरना हूँ तो मैं ब्राह्मण। महाराज इतने गुस्से में हूँ कि नॉनवेज भी खा सकता हूँ। ठाकुर ऐसा भागा, फिर नहीं दिखा। इस देश में पेट की अनंत संभावनाएं हैं, पेट में कुछ भी कितना भी जा सकता है। मुझे याद है एक हाथी का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद में डॉक्टर ने नर्स से पूछा अपने औजार को गिन लिए पूरे तो हैं? नर्स बोली डॉक्टर साहब औजार तो पूरे हैं मगर छोटे वाले डॉक्टर साहब भी दिख रहे हैं। तो दोस्तों असल बात तो यह है कि ये जो मेरा फूला हुआ पेट आप देख रहे हैं, ये खाने के मारे नहीं, मस्ती के मारे फूला हुआ है। लोग समझते हैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, यकीन कीजिए मैं बहुत कम खाता हूँ। लोगों के गम खाता हूँ, हिंदुस्तान की हालत पर रहम खाता हूँ। आप मेरा भरोसा करें तो मैं आपकी कसम खाता हूँ। ऐसे थोड़ी देरों में आपको बीचों पे, जैसा कि शैलेश जी ने कहा, मैं आपको अपनी आलकने जरूर सुनाऊंगा जो एक नया ट्रेंड इधर शुरू किया है। और वाह वाह क्या बात है, ही ने वाह वाह क्या बात वाले कार्यक्रम नहीं आलकने को देश में पॉपुलर किया है। तो मैं शैलेश लोढ़ा का, सब टीवी का और भावा क्या बात है का बड़ा वीडियो बनाना चाहता हूँ कि आलकन जैसी विधा भी आप तक पहुँची। लेकिन मैं एक एपिसोड और सुनाना चाहता हूँ जिसमें बड़ा दुखी रहा। लोग हमको ब्राह्मण कहते हैं, बहुत खाता है, मैं बहुत कम खाता हूँ। किसी को भरोसा ना हो तो कल अपने घर बुला के सुबह देख ले। आप हमारे मालिक हैं, लेकिन एक बार मैं आपका खाना खाना आ गया तो भगवान आपका मालिक होगा। तो मैं खाता तो बहुत कम हूँ, लेकिन वो छेड़ देता है कि बमता है, बहुत खाता है।
तो फिर मैं अपना जलवा दिखा भी देता हूँ। जैसे एक बार दिखाया मैंने ग्वालियर में, हमारे यहाँ एक मुझसे बहुत चिढ़ता है आदमी, उसका धंधा बहुत गिर गया, बिजनेस खराब हो गया, बुरे दिन आ गए, तो उसने 10 लाख रुपए बैंक से लेकर के शाकाहारी भोजनालय खोला और दुकान अच्छी चले शुरू में करके, बड़ा सस्ता रेट रखा था इस जमाने में, 25 रुपए में थाली, बाहर बोर्ड लगा दिया 25 रुपए में थाली, जिसमें 6 रोटियां शुद्ध की वाली, 2 दालें, 2 सब्जियां, पापड़, रायता, दही, वही दुनिया भर का आइटम लिख दिया कि 25 रुपए में तो इतना पाए और 50 रुपए लेके आए तो चाहे जितना खाए। 50 रुपए वाली पंक्ति मेरे को काफी आकर्षक लगी। मैं ओपनिंग दूसरे दिन था, मैं 11 बजे 50 रुपए लेके पहुंचा, पहला ग्राहक मैं था और आखिरी भी। सुबह 11 से लेकर के रात 9 बजे तक मैंने किसी को घुसने ही नहीं दिया, तो मैं ही डटा रहा मोर्चे पे। हैरान होगा कि देखता रहा, का पूरा स्टाफ बनाने वाला है, स्टाफ तक ने लंगर में खाया। रात के 9 बजे दुकान बंद होने के टाइम पर जब मैं बाहर निकला, पेट पर हाथ फेरता हुआ, तो दुकान का मालिक बड़ी जलती निगाहों से मुझे देख रहा था। दूसरे दिन मैं फिर 50 रुपए लेके पहुंचा, वहां पे एक नया बोर्ड लगा था, यहाँ केवल मनुष्यों को खाना खिलाया जाता है। पहले दिन उसकी हवा निकल गई, दूसरे दिन मेरी हवा निकल गई। शांति हूँ नौजवान प्रेमियों को देता हूँ आलपिन में एक मैसेज में कि नौजवान प्रेमियों, प्रेम वेम के चक्कर में मत पड़ो। नौजवान प्रेमियों, प्रेम वेम के चक्कर में मत पड़ो। शादी नहीं हुई तो बर्बाद हो जाओगी, और अगर हो गई तो हो ही जाओगे। नौजवान प्रेमियों, मत पड़ो, शादी नहीं हुई तो बर्बाद हो जाओगे, और अगर हो गई तो हो ही जाओगे। एक आलपिन और सुन रहे हैं, आपको सुना रहा हूँ। मैंने अपने मित्र शहाबुद्दीन से पूछा, मैंने अपने मित्र शहाबुद्दीन से पूछा, यार बकरा ईद कब है? मैंने अपने मित्र शहाबुद्दीन से पूछा, यार बकरा ईद कब है? बोला जिस दिन आ जाओ। मैंने क्या मुझसे मनवाएगा क्या भैया? क्या पता क्या कहना चाहते हैं। कोयल ने कौवे से पूछा, ये भी सुनिए, सुनवा रहे हैं। कोयल ने कौवे से पूछा, दादा शादी क्यों नहीं की? कोयल ने कौवे से पूछा, दादा शादी क्यों नहीं की? कौवा बोला, जब बिना शादी के ही जिंदगी में इतनी काँव है। मर्द की हालत बेचारे। कोयल ने कौवे से पूछा, दादा शादी क्यों नहीं की? कौवा बोला, जब बिना शादी के ही जिंदगी में इतनी काँव है। और एक आलपिन, चूहा कहीं भी, बहुत छोटी है, चूहा कहीं भी और अफसर कहीं का भी बिल बना सकता है। क्या बात है, क्या बात है। चूहा कहीं भी और अफसर कहीं का भी बिल बना सकता है। और एक सुन लीजिए साहब, महिलाओं से क्षमा चाहता हूँ कि बीवी एक तो जीने नहीं देती, बहुत से सुनिएगा मजा, बीवी एक तो जीने नहीं देती, ऊपर से करवा चौथ रखती है, मरने भी नहीं देती। बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात। अपने जीवन को सार्थक से, बीवी एक तो जीने नहीं देती, ऊपर से करवा चौथ रखती है, मरने भी नहीं देती। एक ने पूछा मुझसे पत्रकार ने कि औरतें करवा चौथ क्यों रखती हैं? मैंने कहा इसलिए कि दूसरे जन्म में भी बर्तन मांगने के लिए यही मुआ मिले। तो फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया कि मर्द क्यों नहीं रखते? मैं कहा डरते हैं कि फिर यही नहीं मिल जाए। तो बेसिक फंडा तो ये है, बीवी एक तो जीने नहीं देती, ऊपर से करवा चौथ रखती है, मरने भी नहीं देती। और देखिए एक बात सुना करके अपनी भूमिका समाप्त करूंगा मैं यहाँ पर, और एक अंतिम ही सुन लीजिए, आपको मजेदार है, फिर बीवियों पर है और सार्थक बात है शायद। चूड़ी के बारे में, सुहाग का प्रतीक है चूड़ी, औरतें पहनती हैं, हिंदू औरतें पहनती हैं, सभी पहनती हैं, और चूड़ी सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन ये अच्छी बात मेरे लिए काफ़ी खतरनाक साबित हुई। मेरे घर में ग्वालियर में कमलाबाई नाम की स्त्री आती थी काम करने के लिए, तो छोटे समाज की थी, सेंसिटिव ज़्यादा रहती है इस प्रकार की औरतें, तो सुहाग के लिए 20-20 कांच की चूड़ियाँ पहनती थी अपने दोनों हाथों में साफ। दिन भर वो काम करती थी, दिन भर चूड़ियाँ खनकती रहती थी, मेरे को डिस्टर्ब होता था। एक दिन मैंने बीवी से कहा कि इसको समझाओ कि 2 चूड़ियाँ पहन के आ जाया करे, क्या फर्क पड़ता है? तो बीवी ने मुझको डांट दिया, उसका सुहाग उतरवाओगे? ये छोटी सी घटना ने मुझे आलपिन दी है, अंतिम आलपिन आपकी सेवा में, कि सुहाग के लिए सिर्फ एक चूड़ी काफी है, सुहाग के लिए सिर्फ एक चूड़ी काफी है, फिर इतनी सारी चूड़ियां, आखिर औरतें कितना सुहाग चाहती हैं? मैं चाहता हूँ एक और कविता के लिए एक बार जोरदार तालियां। क्या बात।
अब तो इंजन तक कह रहा है कि बंद कर दिया। क्या रेलगाड़ी सुनाता हूँ यार। एक बार हरा वाला बोल दो प्रदीप भाई। क्या बोल दूँ? हरा वाला बोलने में तारा खुद तो मच जाएगा। क्या रावण वाला? हरा वाला हरा सिंदूर, अरे वाह वाह। तो अब छोड़ भी दो, कहाँ तक हराओगे यार। मैं बहुत कम पढ़ता हूँ, लेकिन आज आपने बहुत बढ़िया सुना है। और असल में अपने मित्रों के लिए माहौल बनाने के लिए मैंने आइए कहा है तो सुनाता हूँ कविता। रेलगाड़ी निकल रही है तो रेलगाड़ी पे सुना देता हूँ। एक खास रसी कविता है जी दद्दू, जिसके लिए कह रहे हैं मुझे शायद याद ना है। एक खास रसी कविता है रेलगाड़ी। हाँ भाई याद सुना, वो रुक नहीं जाए मेरा डर ये, और ड्राइवर यहाँ पर आ जाए। शैलेश छोड़ा बहुत पॉपुलर आदमी है, हर आदमी एक बार रेलगाड़ी में बैठो, इंजन का ड्राइवर कह रहा था कि आप चलो। शैलेश छोड़ा से उसको देख के ड्राइवर ने इंजन ही रोक दिया। बोले साहब आज ये चला के तो बड़ी मुश्किलें आती हैं, सीन आते तो हाथ कविता उठाता हूँ मैं। आज तो हम लोग अच्छा पैसा मिलता है तो हम एसी वेसी में चले जाते हैं, पर आज से 40 साल पहले एसी तेसी में जाते थे। यानी जनरल बोगी में जाते थे। जनरल बोगी में आपने कभी यात्रा नहीं की? बड़े लोग उसको जनरल बोगी इसलिए बोलते हैं कि उसको यात्रा करते करते आदमी में जनरल जैसा विल पावर आ जाता है। आप तो ब्रॉड गेज हो गया पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन आज से 30 साल पहले नहीं था। मैं बाड़मेर के इलाके में गया राजस्थान में, तो वहाँ पर मीटर गेज सुना मैंने, मुझे मालूम नहीं था। तो मैंने गार्ड से पूछा, गार्ड साहब मीटर गेज किसको कहते हैं? वो बोला बैठ के देखो। मैंने बैठ के देखा, उसको मीटर गेज ठीक ही कहते थे। वो गाड़ी 1 घंटे में 1 मीटर जाती थी। उसकी स्पीड देख करके तो मैं दंग रह गया। उससे ज़्यादा स्पीड से तो मैं नींद में चल लेता हूँ। तो मैंने गार्ड से पूछा, गार्ड साहब अगर मैं फ़ोन करके आ जाऊँ तो दौड़ के गाड़ी पकड़ लूँगा क्या? गार्ड बोला बहुत तेज़ मत दौड़ना, वरना अगली गाड़ी में बैठ जाओगे। उस गाड़ी में जो कुछ भी हुआ घंटा का क्या कैसे सुनाता हूँ। रेल की जनरल बोगी में 40 साल पहले इस गरीब कवि का सफर। ये तो भारतीय रेल की जनरल बोगी पता नहीं आपने भोगी की नहीं भोगी। भारतीय रेल की जनरल बोगी पता नहीं आपने भोगी की नहीं भोगी। एक बार हम भी कर रहे थे यात्रा, प्लेटफॉर्म पर देखकर सवारियों की मात्रा, हमारे पसीने छूटने लगे, हम झोला उठाकर घर की ओर कूदने लगे। तभी एक कुली आया, मुस्कुरा के बोला अंदर जाओगे? हमने कहा तुम पहुंचाओगे? वो बोला बड़े बड़े पार्सल पहुंचाए, आपको भी पहुंचा दूंगा, मगर रुपए पूरे 50 लूंगा। हमने कहा 50 रुपया? वो बोला हाँ भैया। हमने कहा यार बाकी 2 रुपए आपके, बाकी सामान के। हमने कहा यार सामान नहीं है, अकेले हम हैं। वो बोला बाबूजी आप किस सामान से कम हैं? भीड़ देख रहे हैं, कंधे को उठाना पड़ेगा, धक्का दे के अंदर पहुंचाना पड़ेगा, मंजूर हो तो बताओ। हमने कहा देखा जाएगा, तुम उठाओ। कुली ने बजरंगबली का नारा लगाया और पूरी ताकत लगा के हमें जैसे ही उठाया कि खुद बैठ गया। दूसरी बार कोशिश की तो लेट गया। हाथ जोड़कर बोला बाबूजी भगवान ही आपको उठा सकता है। हाथ जोड़कर बोला बाबूजी भगवान ही आपको उठा सकता है, हम क्या खाकर उठाएंगे? आपको उठाते उठाते खुद दुनिया से उड़ जाएंगे। तभी गाड़ी ने सीटी दे दी, गाड़ी स्पीड पकड़ रही। तभी गाड़ी ने सीटी दे दी, हम झोला उठाकर धाए, बड़ी मुश्किल से डिब्बे के अंदर घुस पाए। डिब्बे के अंदर का दृश्य घमासान था, पूरा डिब्बा अपने आप में हल्दी घाटी का मैदान था। लोग लेटे थे, बैठे थे, खड़े थे, जिनको कई जगह नहीं मिली वो बर्थ के नीचे पड़े थे। हमने एक गंजे यात्री से कहा भाई साहब थोड़ी सी जगह हमारे लिए भी बनाइए। वो सिर झुका के बोला आइए हमारी खोपड़ी पे बैठ जाइए, आप ही के लिए साफ की, केवल 2 रुपए देना, लेकिन फिसल जाओ तो हमसे मत कहना। तभी एक भरा हुआ बोरा खिड़की के रास्ते चढ़ा, आगे बढ़ा और गंजे के सिर पर गिर पड़ा। गंजा चिल्लाया किसका बोरा है? बोरा फौरन खड़ा हो गया और उसमें से लड़का निकल के बोला अकेला बोरा नहीं अंकल जी, बोरे के अंदर 12 साल का छोरा है। अंदर आने का यही तरीका है, हमने अपने माँ बाप से सीखा है। आप तो बोरे भी घबरा रहे हैं, जरा ठहर तो जाओ, अभी गद्दे में लिपट के हमारे बाप जी अंदर आ रहे हैं। उनको आप कैसे समझाएंगे? हम तो खड़े भी हो तो आपकी गोद में ही लड़ जाएंगे। एक सज्जन फर्श पर बैठे हुए थे आंखें मूंदे, ये सीन गौर से सुनिएगा। एक सज्जन फर्श पर बैठे हुए थे आंखें मूंदे, उनके सिर पर अचानक गिरी पानी की गरम गरम बूंदे। एक ऐसा हो जाता है जनरल बोगी में, क्योंकि जाने की जगह ही नहीं है, जाएगा ऊपर भी हो जाता। एक सज्जन फर्श पर बैठे हुए थे आंखें मूंदे, उनके सिर पर अचानक गिरी पानी की गरम गरम बूंदे। तो सिर उठाकर चल रहा है कौन है कौन है? साला पानी गिराकर मौन है, दिखता नहीं नीचे तुम्हारा बाप बैठा है।
ऊपर की बर्थ से आवाज आई, क्षमा करना बड़े भाई, पानी नहीं है, गोद में हमारा 6 महीने का बच्चा लेटा है, कृपया माफ कर दीजिए और अपना मुंह भी नीचे कर लीजिए, वरना बच्चे का क्या भरोसा, कुछ और भी प्रदान कर सकते हैं, कृपया माफ कर दीजिए। ऊपर से आवाज आई, क्षमा कीजिए बड़े भाई, पानी नहीं है, गोद में हमारा 6 महीने का बच्चा लेटा है, कृपया माफ कर दीजिए और अपना मुंह भी नीचे कर दीजिए, वरना बच्चे का क्या भरोसा जी। कभी डिब्बे में हुआ हल्का उजाला, फ्रेंड देखिए, कभी डिब्बे में हुआ हल्का उजाला, किसी ने जुमला उछाला, ये किसने बीड़ी जलाई है? दूसरा बोला बीड़ी नहीं है, स्वागत करो, डिब्बे में पहली बार बिजली आई है। दूसरा बोला पंखे कहाँ हैं? कोई बोला जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ है। पंखों पे आपको क्या आपत्ति है? जानते नहीं रेल हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, कोई राष्ट्रीय चोर हमें हिस्सा ले गया है, दे गया है, संपत्ति में से अपना हिस्सा दे गया है। आपको लेना हो तो आप भी ले जाओ, मगर जेब में जो बल्ब रख लिए हैं उसमें से एक आध तो हमको दे जाओ। एक यात्री बर्थ का अंतिम हिस्सा सुना रहा हूँ। एक यात्री बर्थ के नीचे से निकलता हुआ, अपनी आंखें मलता हुआ, फिल्मी अंदाज में बोला, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? उसका पड़ोसी बोला, शुक्र करो बेटा कि हो, वरना कल रेलवे कर्मचारी पूछते कि ये कौन था। इतना सुनते ही पूछने वाला मौन था। एक अंतिम सस्पेंस का सीन आप रुक ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा होता है। अचानक गाड़ी बड़ी जोर से हिली, अचानक गाड़ी बड़ी जोर से हिली। एक यात्री खुशी के मारे चिल्लाया, अरे चली चली। दूसरा बोला, जय बजरंगबली। तीसरा बोला, या अली। हमने कहा काय के अली और काय के बली, गाड़ी तो बगल वाली जा रही है। अचानक गाड़ी बड़ी जोर से हिली। एक यात्री खुशी के मारे चिल्लाया, अरे चली चली। दूसरा बोला, जय बजरंगबली। तीसरा बोला, या अली। चौथा, हमने कहा यार काय के अली और काय के बली, गाड़ी तो बगल वाली जा रही है और तुमको अपनी चलती नजर आ रही है। प्यारे, सब नजर का धोखा है, दरअसल रेलगाड़ी नहीं हमारी जिंदगी है, और जिंदगी में धोखे के अलावा और क्या होता है। ये थे आदरणीय प्रदीप जी, एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनके लिए। मेरे पास 2 पर्ची आई हैं। सीजी बोरवेल्स बागबहारा वाले ने अपनी ओर से गौशाला में बोरिंग कराने के लिए सहमति दी है, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजाइए। दूसरी पर्ची आई है श्रीमती मनी देवी अग्रवाल, धर्मपत्नी स्वर्गीय जयनारायण अग्रवाल, माता हरिओम अग्रवाल, विकास वस्त्रालय के द्वारा 5100 रुपए दिए गए हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। और 1100 रुपए गुप्त दान आए हैं जो प्रदीप चौबे जी के लिए दिए गए हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये थे प्रदीप चौबे, बहुत अच्छे कवि हैं। मुझसे एक दिन बोले, मैं कैसा लगता हूँ? मैंने कहा एकदम स्मार्ट। तो मैंने कहा बस थोड़ी सी बालों की झड़प, जो झड़ने की स्थिति है वो ज्यादा हो गई है। आंसू टपकने लगे। बोले यार मनोज क्या बताऊं, ये तो सब ब्राह्मणों की देन है। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? तो कहने लगे कि यार मैंने क्या किया कि मेरे मोहल्ले में बहुत सारे पंडित रहते थे, मुझसे मिलने आते थे, तो मैंने उनको कहा कि भैया जात पात मत बताओ, सिर्फ आओ मेरा बाल उखाड़ो और गोत्र बताओ। पहले दिन एक पंडित आया, उंगली फंसाई, चटाक से बाल उखाड़ा, बोले मैं बेदी। दूसरे दिन दूसरा आया, 2 बाल उखाड़े द्विवेदी। तीसरे दिन तीसरा आया, 3 बाल उखाड़े त्रिवेदी। चौथे दिन चौथा आया, 4 बाल उखाड़े चतुर्वेदी। 5वें दिन एक और आया, 5 बाल उखाड़े पांडे। 6वें दिन एक आया, जेब में हाथ डाला, माचिस निकाली, माचिस जलाई, सर पर रख दी, बोले मैं अग्निहोत्री। मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा आपने उन्हें सुना है। आइए मित्रों, जिन्होंने इस पूरे कवि सम्मेलन को संचालन के द्वारा विशिष्ट बनाया है, ऐसे आदरणीय बड़े भाई मनवीर मधुर हमारे बीच में हैं। मैं उनके सम्मान में सिर्फ 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मनवीर मधुर हिंदुस्तान के एक ऐसे कवि हैं जिन्हें किसी भूमिका की जरूरत नहीं है। सिर्फ 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि सिर्फ जब कोई ISI का एजेंट इराक से बोलता है कि हम हिंदुस्तान आने वाले हैं, तो हमारे ओज का कवि क्या जवाब देता है, सुनेगा। सिर्फ दूसरों पे नहीं करते हैं दोष सिद्ध, खुद की कमी उघाड़ना भी हमें आता है। हर धर्म जाति देश का रखा है मान सदा, शत्रु का रुआब झाड़ना भी हमें आता है। टाइगर की चोटियों पे घायल शरीर लिए झूम के तिरंगा गाड़ना भी हमें आता है। बेकसूर लोगों पे जो गोलियां चलाए, ऐसे डायरों का सीना फाड़ना भी हमें आता है। जोरदार तालियां भाई मनवीर मधुर के लिए बजाए। आए भाई। मैं पुनः आप सबको प्रणाम करता हूं।
मेरे बड़े भाई श्री शैलेश लोढ़ा जी हैं, उनकी भूमिका में हूँ। बहुत ज़्यादा मैं कविता पाठ नहीं करूँगा, लेकिन इतना निवेदन ज़रूर करता हूँ कि मैं इस मंच का सबसे छोटा कवि हूँ। उम्र में हो सकता है कुमार मनोज मुझसे छोटे हों, लेकिन योग्यता में मुझसे बड़े हैं। मैं केवल इतना सा कहता हूँ कि पीछे तक मेरा ये अधिकार बनता है। मैं बिल्कुल पारिवारिक स्थिति में खड़ा हूँ, तो मुझे हौसला दीजिएगा, थोड़ी हिम्मत दीजिएगा, ताकि मेरा मन भी बन जाए। मैं कोशिश करूंगा कुछ ऐसा आपको सुना के जाऊं जो शायद पहली बार आप सुनेंगे, लेकिन बस बात वही है, पहले 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा। जहां से दादा ने बात छोड़ी है मैं वहीं से अपनी बात कर रहा हूं। पहले 4 पंक्तियां आराम से सुन लीजिए, इस पर मुझे प्रतिक्रिया आ जाएंगी तो शायद मैं बेहतर आप तक पहुंचूंगा। कि कुछ तो पल यार वो रो के होकर जियो, कुछ तो पल यार वो रो के होकर जियो, सबके होठों पे मुस्कान वो कर जियो, जिंदगी आपकी दर्द भी आपका। और इस एक पंक्ति पर अगर ठीक लग जाए तो मुझे प्रतिक्रिया से बताइएगा कि जिंदगी आपकी दर्द भी आपका, चाहे हंस कर जियो चाहे रो कर जियो, चाहे हंस कर जियो चाहे रो कर जियो। और जो काम कर रहे हैं राकेश भाई और पूरी महावीर गौशाला कुलिया बाधा के लोग, जिन्होंने बड़े मन से, देखिए मैं प्रारंभ से इस बात को बोल रहा हूं, हमारे यहाँ मथुरा में आइए, बहुत सारी गौशालाएं मिल जाएंगी क्योंकि वो इलाका वैसा है। लेकिन इतने सुदूर इलाके में यहाँ पर गाय के लिए और खासतौर पर उन गाय के लिए काम करना जो दूध भी नहीं देती, जो असहाय हैं, उनको खरीद कर पालना एक बड़ा काम है, पुण्य का काम है। शायद हमारे प्रधानमंत्री भी इस दिशा में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो उद्देश्य है, मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि कुछ तो लोगों में जिंदा दिली बांटिए, कुछ तो लोगों में जिंदा दिली बांटिए, हो अंधेरा कहीं रोशनी बांटिए, चाहते आपका कोई गम बांट ले, चाहते आपका कोई गम बांट ले, तो जरूरी है पहले खुशी बांटिए, तो जरूरी है खुशी बांटिए। और मैं सीधे सीधे कुछ छंद पढ़ता हूं और एक गीत पढ़ रहा हूं, उसके बाद हम शैलेश लोढ़ा जी बड़े भाई को सुनेंगे। और मुझे पता है कि आप उन्हें सुनने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन मैं अपने चूंकि क्रम में हूं तो हिम्मत मुझे भी दीजिएगा। मैं 4 पंक्तियों से शुरू कर रहा हूं। राजनीति की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरी 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा। मुझे प्रतिक्रिया मिल जाएगी तो बेहतर आप तक पहुंचूंगा, वरना मेरे क्रम पूरा करना मैं कर रहा हूं, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। कि किसी अंधे को जो यदि रेवड़ियां सौंप दोगे, अपनों में बांटने की आदत न जाएगी। किसी अंधे को जो यदि रेवड़ियां सौंप दोगे, अपनों में बांटने की आदत न जाएगी। जिसने कभी भी शास्त्र ज्ञान प्राप्त न किया हो, बकवास छांटने की आदत न जाएगी। जिसने कभी भी शास्त्र ज्ञान प्राप्त न किया हो, बकवास छांटने की आदत न जाएगी। बचपन से ही झूठ बोलना जो सीखा, हर बात से ही नाटने की आदत न जाएगी। और आपकी भाषा में बोल रहा हूं, हुंकार के साथ बताना कि बचपन से ही झूठ बोलना जो सीखा, हर बात से ही नाटने की आदत न जाएगी। कितने ही भोग आप कुत्तों को लगाएं, किंतु जूठन को चाटने की आदत न जाएगी। क्या बात है, कितने ही भोग आप श्वान को लगाएं, किंतु जूठन को चाटने की आदत न जाएगी। मुंबई में हमला हुआ, जरा जिक्र किया था, ताज होटल पर हमला हुआ। आप सबने समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा भी होगा, टेलीविजन के माध्यम से देखा भी होगा। एक शहीद हुए थे उन्नी कृष्णन, उनका शव पैतृक गांव में केरल पहुंचा। मुख्यमंत्री का आगमन हुआ। पिता ने आक्रोश में कह दिया कि मुझे राजनीतिक सहानुभूति नहीं चाहिए। राजनीति अगर इतनी ही बेहतर होती तो देश को यह दुर्दशा नहीं देखनी पड़ती। उधर मुख्यमंत्री ने आकर मीडिया को बयान दिया, 67-68 वर्षों में राजनीति की भाषा जितनी विकृत हुई है, शर्म आएगी आपको कि 67 वर्षों में हम राजनीति में कहां पहुंचे। उन्होंने आकर मीडिया को बयान दिया कि वो तो ये शहीद हो गया, इसलिए मेरा आना यहां हुआ है, वरना यहां कुत्ता भी नहीं आता। तो फैल चतुर्वेदी कहते हैं कि बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है। बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है। हवा
उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। सियासी भेड़ियों, थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। ये अभद्र भाषा जब राजनीति से आई तो मैंने उनसे नहीं कहा, क्योंकि हमारे जड़े व्यंगकार हैं माणिक वर्मा जी, उन्होंने कहा कि अपने अपने संस्कार हैं। उन्होंने कहा कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो कुछ जिसके पास था उसने दिया उछाल। मैं उनसे नहीं कहता, लेकिन आपके उन भाइयों के लिए, आपके उन बेटों के लिए कहना चाहता हूं जो आज भी सरहद पर हमारी रक्षा के लिए खड़े हुए हैं, ताकि हम ये उत्सव मना पाए, महोत्सव मना पाए। अगर उनके पक्ष से ठीक बोल पाया हूं तो मुझे हुंकार भरी तालियां चाहिए, जो ऐसे बदतमीज राजनेताओं के कान पर थप्पड़ की तरह लगे। ठीक बात सलीके से बोल रहा हूं तो मुझे बताना। स्वागत है कि सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। कोई दो दो हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई दो दो हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई माया मातृभूमि पे कुदरती डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। और ऐसे एक पंक्ति पर दावा कर रहा हूं, मैं आगे आपसे नहीं कहूंगा कि आप तालियां बजाएं, लेकिन एक क्षण के लिए अगर हिंदुस्तान जिया होगा तो जो उपमा में दे रहा हूं, आप तालियां रोक नहीं पाएंगे। मुझे बताइएगा कि कोई माया मातृभूमि पे कुदरती डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। यदि भारतीय अस्मिता पे आज आने लगे, पौरुष की आन स्वाभिमानी जाग जाती है। शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के बक्ष में भवानी जाग जाती है। शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के बक्ष में भवानी जाग जाती है। भारती के शेरों शांति व्रत तोड़ दीजिएगा, शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए। भारती के शेरों शांति व्रत तोड़ दीजिएगा, शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए। बाली दूसरों का हक छीनने की ताक में है, आप श्री राम से शिकारी बन जाइए। बाली दूसरों का हक छीनने की ताक में है, आप श्री राम से शिकारी बन जाइए। गांधी के अहिंसावादी मूल्य मानिएगा, किंतु बोस जैसे क्रांति के पुजारी बन जाइए। और 64 स्वरूप जानता है विश्व योगेश्वर कृष्ण के, मैं उनकी भूमि से आया हूं। एक स्वरूप मांगता हूं केवल, और खरियार रोड के निवासियों, अगर आपको लगे कि एक स्वरूप आप भी मांगना चाहते हैं आज के परिवेश में, तो मुझे बताइएगा कि गांधी के अहिंसावादी मूल्य मानिएगा, किंतु बोस जैसे क्रांति के पुजारी बन जाइए। देश को है श्याम आज बांसुरी की चाह नहीं, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए। देश को है श्याम आज बांसुरी की चाह नहीं, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए। मेरा मन एक प्रयोग यहाँ करने का है, शायद कुछ लोगों ने सुन लिया हो, लेकिन एक प्रयोग बताता हूं जो हिंदी में पहली बार है, और शैलेश भाई पहली बार सुनेंगे इसे। अगर उनको लगे कि मैं ठीक बिल्कुल नया प्रयोग कर पाया हूं तो मुझे बताइएगा। केवल एक छंद उसका पढ़ता हूं, उसके बाद एक गीत से मैं आपको जोड़ता हूं। प्रयोग ये है, आप चाहे मुक्तक सुन रहे हो, चाहे घनाक्षरी सुन रहे हो, चाहे सवैया सुन रहे हो, कुछ भी, हर जगह एक तुकांत इस्तेमाल किया जाता है, काफिया जिसे उर्दू में कहते हैं, वो बदलता रहता है हमेशा। मैंने पहली बार कोशिश किया कि मैं वो तुकांत बदल नहीं रहा हूं, मैं पंक्ति के क्रम के आधार पर केवल उसकी संख्या बढ़ा रहा हूं। यानी पहली पंक्ति में वो एक बार है, दूसरी में 2 बार है, तीसरी में 3 बार है, चौथी में 4 बार है। योगेश्वर कृष्ण को पूर्ण पुरुष माना है। जो लोग उनको पूजते हैं
मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूं, दुनिया में जीना है तो पूर्ण पुरुष बनकर जियो। जो तरीका मैं बता रहा हूं, निभा पाया हूं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन इस एक प्रयोग पर जो हिंदी में पहली बार मैं कर रहा हूं, ठीक लग जाए तो मुझे बताइएगा, निवेदन करता हूं कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो, एक एक शब्द पकड़ना, अच्छा लगे तो मुझे बताना कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। इसमें पानी शब्द है कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। अजी एक पंक्ति पर आपके हाथ उठे हुए देखना चाहता हूं तालियों के साथ कि परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी होके पानी 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 बोलने लगे। युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी होके पानी 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 बोलने लगे। बढ़िया, वाह वाह वाह। और आइएगा, मैं सीधे सीधे गीत निवेदन कर रहा हूं, स्वागत है। लेकिन उससे पहले कुछ बातें बता दूंगा आपको। अभी एक आवाज उठी थी पाकिस्तान से कि हम पूरा कश्मीर ले लेंगे। मैं नाम नहीं ले रहा हूं वरना आप समझ जाएंगे कि मैं बिलावल भुट्टो के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन मैंने बहुत सलीके से एक बात कही है, वो सुन लीजिए, उसके बाद सीधे गीत से जोड़ता हूं। कुछ मियां बिलावल पता तुम्हें जो बिना वजह के चीख रहे, कुछ मियां बिलावल पता तुम्हें जो बिना वजह के चीख रहे। कश्मीर समूचा ले लोगे, क्या तुमको लक्षण दिख रहे? और इस एक पंक्ति में प्रयोग किया है, ठीक लगे तो मुझे ताली के साथ बताना। कश्मीर समूचा ले लोगे, क्या तुमको लक्षण दिख रहे? हम भाग्य बदल देते, हाथों को स्वयं लकीरें देते हैं। और इस एक पंक्ति पर मुझे बताना, आप तक पहुंच जाए बात को, कि हम भाग्य बदल देते, हाथों को स्वयं लकीरें देते हैं। एक बेनजीर के बेटे तुम, हम रोज नजीरें देते हैं। एक बेनजीर के बेटे तुम, हम रोज नजीरें देते हैं। कुछ याद इकट्ठर हो शायद, हथियार समूचे धर बैठे, 90,000 फौजी सबके सब आत्मसमर्पण कर बैठे। अब भी विवाद कर के सरहद पर तुमने गोले बरसाए, लेकिन जवान भारत के तुमको फिर औकात दिखाए। फिर मियां बिलावल किस मुंह से तुम कश्मीर की कहते हो? निर्दोष मरे लाखों, लेकिन तुम तो पर्दों में रहते हो। और इसलिए भारत की जो शालीनता है इन दो पंक्तियों में आप तक पहुंचेगी कि निर्दोष मरे लाखों, लेकिन तुम तो पर्दों में रहते हो। विपदा में जम्मू कश्मीर, जब हाहाकार वहां पर था, मैं पूछ रहा हूं बतलाओ तब पाकिस्तान कहां पर था? क्या प्रश्न उठाया मनवीर भाई, वाह वाह। विपदा में जम्मू कश्मीर, जब हाहाकार वहां पर था, मैं पूछ रहा हूं बतलाओ तब पाकिस्तान कहां पर था? मैं पूछ रहा हूं बतलाओ तब पाकिस्तान कहां पर था? भारत मां के बेटे फौजी ही भोजन लेकर आए थे। वो कहो इशारा किसका, सेना पर पत्थर बरसाए थे। अब वो भी समझ गए होंगे किस और मौत की खाई थी। विपदा में भूखे बच्चों को मां रोटी देने आई थी। और मेरा तर्क समझ में आ जाए तो जिन लोगों के हाथ अब तक ना उठे हो, मेरे इस तर्क पर उठाना कि विपदा में भूखे बच्चों को मां रोटी देने आई थी। तुम लाखों पत्थर बरसाओ तब भी कैसे डर सकती है? लाते खाकर भी भोजन दे, ये केवल मां कर सकती है। तुम लाखों पत्थर बरसाओ तब भी कैसे डर सकती है? लाते खाकर भी भोजन दे, ये केवल मां कर सकती है। और बिलावल, तुम्हारे नाना, तुम्हारी मां, सबका यही सपना रहा। लेकिन हमारे मथुरा के एक शायर ने कहा है कि ये संस्कार प्रारंभ से अब तक वही हुआ है। उन्होंने कहा कि मिलाकर दिलों के बीच खाई डाल देते हो।
मिलाकर दिलों के बीच खाई डाल देते हो, सुलह के दूध में अक्सर खटाई डाल देते हो। और इस बार तालियां उठे कि मिलाकर दिलों के बीच खाई डाल देते हो, सुलह के दूध में अक्सर खटाई डाल देते हो। अचानक तान देते हो मुखालिफ बैर की तोपें, मगर हथियार जल्दी मेरे भाई डाल देते हो। ये भी तो होना चाहिए। सही जगह चोट किया है। जल्दी मेरे भाई डाल देते हो। बहुत सटीक चोट। अचानक तान देते हो मुखालिफ बैर की तोपें, मगर हथियार जल्दी मेरे भाई डाल देते हो। विपदा में भूखे बच्चों को माँ रोटी देने आई थी, लेकिन तुम कैसे समझोगे ममता का क्या मतलब होता। लेकिन तुम कैसे समझोगे ममता का क्या मतलब होता। उसको विष ही तो मिलता है जो कदम कदम पर विष बोता। और जो पिछले 10 वर्षों से चला आ रहा है, अब जो परिवर्तन हुआ है, मैं केवल 2 पंक्तियां अंतिम पढ़ रहा हूं। मेरी बात ठीक लग जाए तो भारत तरफ से हुंकार भर के बताना कि उसको विष ही तो मिलता है जो कदम कदम पर विष बोता। तुम जिसको सहमत समझ रहे वह मौन नहीं आसन पर है। और इस बार हुंकार उठे आपकी कि तुम जिसको सहमत समझ रहे वह मौन नहीं आसन पर है। अब शेर स्वयं भारत मां का दिल्ली के सिंहासन पर है। शेर स्वयं भारत मां का दिल्ली के सिंहासन पर है। पिछले 1 वर्ष से एक परिवर्तन हुआ। पूरे देश में यह कहा गया कि इस समय गांधी जी के विचारों की बहुत आवश्यकता है। मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि मेरी यह कविता अभिमन्यु में बहुत सुनाऊं, लेकिन मेरा मन है कि मैं आज इसे सुना रहा हूं। स्वागत है, बहुत अच्छी कविता है मनवीर। एक बार पूरा सदन ताली बजाकर इस कविता के लिए मनवीर भाई को आमंत्रित करे। बहुत अच्छी कविता मनवीर भाई। पूरे देश ने यह माना कि इस समय गांधी जी के विचारों की बहुत आवश्यकता है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना प्रारंभ से यह रहा कि गांधी जी के विचारों की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन देश इस समय सबसे ज्यादा सरदार पटेल को चाहता था। और वो हमें मिला भी। मैं सीधे सीधे केवल एक कविता आपको सुनाना चाहता हूं, उसके बारे में कुछ टिप्पणियां आप समझ लीजिए, शायद आप तक बात पहुंच जाए। मैं भगत सिंह शीर्षक से कविता आपको सुना रहा हूं। जिस सूबे से आया हूं उत्तर प्रदेश से वहां की मुखिया रही, जिन्होंने कहा कौन चंद्रशेखर आजाद, कौन सरदार भगत सिंह, वो अपराधी। ये राजनीति की भाषा रही और आपको सुनकर शर्म आएगी। आम आदमी पार्टी जो अपने आप को राष्ट्रभक्त पार्टी मानती है, मैं नाम लेकर बोल रहा हूं, जिसको सर्च करना हो गूगल पर कर ले, उसके प्रशांत भूषण जिन्होंने यह बदतमीजी का बयान दिया था कि रेफरेंडम करा लिया जाए कश्मीर में, और अगर ऐसा हो कि वहां की संख्या ज्यादा हो तो पाकिस्तान को दे दिया जाए, वही प्रशांत भूषण इस समय सरदार भगत सिंह को अपराधी सिद्ध करने का केस लड़ रहे हैं। यह स्थिति भी 67 वर्षों में आजादी के बाद है। मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूं कि सरदार भगत सिंह ने जब असेंबली में बम फोड़ा, उन्हें कैद करके फांसी दे दी गई। उस समय वीर सावरकर के नेतृत्व में कुछ राष्ट्रभक्तों का समूह गांधी जी से मिला और उनसे कहा कि बापू, अंग्रेज अधिकारी इरविन आपका भक्त है, आपकी इज्जत करता है, आप भगत सिंह के पक्ष में 2 शब्द बोल दोगे तो उसकी जान बच जाएगी। उस समय मना कर दिया बापू ने कि आतंकी गतिविधि में लिप्त व्यक्ति के प्रति मेरी पार्टी की या मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। दुख इस बात का है कि 67 वर्षों में जो पार्टी एक क्रांतिकारी का समर्थन नहीं कर पाई, उसी पार्टी के लोग आतंकवादियों के समर्थन में खड़े नजर आए। क्या बात है। मैं सीधे सीधे केवल इतनी कल्पना कर रहा हूं, उन्हें कैद करके फांसी दे दी गई, वो कभी बापू के सामने नहीं आए। 67 वर्षों बाद यह बदतमीजी की भाषा हमने राजनीति से सुनी। मैंने केवल यह कल्पना किया कि आज अगर सरदार भगत सिंह आपके सामने खड़े हों तो आपसे क्या बोलेंगे। सारी परिस्थिति पर मैं सीधे सीधे गीत निवेदन कर रहा हूं। स्वागत है मनवीर भाई। कि भावों को तोल रहा हूं मैं, राकेश भाई और श्याम भाई, मैं सबको समर्पित कर रहा हूं, पूरी टीम को और आप सबको, कि भावों को तोल रहा हूं मैं, अंतर मन खोल रहा हूं मैं, गांधी जी से ना कह पाया पर तुमसे बोल रहा हूं मैं। और जो लोग मेरी बात से समर्थन करें, मैं केवल उनके हाथ उठे हुए देखना चाहता हूं, बाकी खामोशी से सुन लेना। मैं सीधे सीधे पढ़ रहा हूं कि भावों को तोल रहा हूं मैं, अंतर मन खोल रहा हूं मैं, गांधी जी से ना कह पाया
पर तुमसे बोल रहा हूं मैं। गोरों की हिंसा का जो हिंसक प्रतिवाद नहीं होता, गोरों की हिंसा का जो हिंसक प्रतिवाद नहीं होता, सिर्फ अहिंसा अपनाते भारत आजाद नहीं होता। गोरों की हिंसा का जो हिंसक प्रतिवाद नहीं होता, सिर्फ अहिंसा अपनाते भारत आजाद नहीं होता। भावों को तोल रहा हूं मैं। मेरे सब बड़े लोग, शैलेश भाई हैं, आदरणीय प्रदीप दादा हैं, सब ये कहते हैं कि मनवीर तुम्हारी आयु जैसी है, बात कहो लेकिन शालीनता के दायरे में रहकर। अब मैं युवा हूं तो मेरा अपना आक्रोश भी है। इन दोनों बातों को अगर मैं निभा पाया हूं तो मुझे बताइए कि गोरों की हिंसा का जो हिंसक प्रतिवाद नहीं होता, सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता। भावों को तोल रहा हूं मैं। पहला बंद सुनिए कि हिंसक अहिंसा के निवेदनों को माना कब, साथ हमको भी अहिंसा का छोड़ना पड़ा। यह सलीका है मेरे लिखने का कि हिंसक अहिंसा के निवेदनों को माना कब, साथ हमको भी अहिंसा का छोड़ना पड़ा। किंतु ना अहिंसावादियों के थे विरोधी हम, मजबूरी थी जो धाराओं को मोड़ना पड़ा। लगता था आजादी की भीख मांग रहे हम, गोरी सरकार का ये भ्रम तोड़ना पड़ा। कान खोल सके गोरों के धमाके, इसीलिए हमको असेंबली में बम फोड़ना पड़ा। कि कान खोल सके गोरों के धमाके, इसीलिए हमको असेंबली में बम फोड़ना पड़ा। वंदे मातरम वाला जो सिंहों का नाद नहीं होता, वंदे मातरम वाला जो सिंहों का नाद नहीं होता, सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता। भावों को तोल रहा हूं मैं। और खैरियार रोड के निवासियों में एक टिप्पणी करता हूं, बहुत बारीक बात है, समझ लेना। मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूं, एक तरफ ये देश 1857 के क्रांतिकारियों की शहादत की 150वीं वर्षगांठ मनाता है और वही ये गीत चलाता है, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। मैं तय नहीं कर पाता, शायद आप तय करें कि देश किस दिशा में जाना चाहता है। लेकिन मेरा जो प्रश्न है, मैं अंतिम पंक्तियां आपके आंगन में निवेदन करना चाहता हूं, सुनिएगा कि गोरों की हिंसा का जो हिंसक प्रतिवाद नहीं होता, सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता। भावों को तोल रहा हूं मैं। कि आप कहते हैं गांधी बाबा ने कमाल किया, बिना हिंसा बिना खड्ग बिना ढाल पाई है। आप कहते हैं गांधी बाबा ने कमाल किया, बिना हिंसा बिना खड्ग बिना ढाल पाई है। और पूछता में ये अहिंसा का समर्थन है या कि क्रांतिकारियों की जड़ से सफाई है। और पूछता में ये अहिंसा का समर्थन है या कि क्रांतिकारियों की जड़ से सफाई है। कितने ही क्रांतिकारियों ने प्राणदान किए, तब कहीं जाके आजादी घर आई है। प्रेम से अहिंसा से या भीख में मिली नहीं है, लहू दे स्वतंत्रता की कीमत चुकाई है। प्रेम से अहिंसा से या भीख में मिली नहीं है, लहू दे स्वतंत्रता की कीमत चुकाई है। साथन देते चुप रहते मन में अवसाद नहीं होता, साथन देते चुप रहते मन में अवसाद नहीं होता। सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता। और अब मैं चाहता ये हूं, कोई भूमिका आपके बीच में मैं नहीं रखना चाहता। मैं अपने बड़े भाई जिनको मैंने पहले भी कहा, मैं क्या नाम रखूं उनका, उनको अभिनेता कहूं, कवि कहूं, क्या कहूं, ये आप तय करिए। लेकिन मैं बड़े भाई शैलेश लोढ़ा जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। बहुत पुराना शेर है कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुरा सकता है कौन। मैं चाहता हूं एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करिएगा भाई शैलेश लोढ़ा जी।
पे माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। जी भाई। और खरिया रोड में इतनी रात इतनी ठंड के बावजूद भी आपकी इस उपस्थिति को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आपके इस नहीं, ये कविता के लिए है, मैं हिंदी कविता का एक हिस्सा भर हूँ और आपका प्यार आपने कहा मेरे लिए, मैं बड़ा सार्थक हूँ इसके लिए। लेकिन यकीन मानिए आप लोगों का प्यार ये हिंदी कविता के लिए है। और ये गौशाला का जो काम आप लोग कर रहे हैं राकेश जी, मैं इस भाई मनवीर ने कहा कि और प्रदीप जी ने भी ये कहा कि ये शैलेश का यहाँ इस रात को होना चमत्कार से कम नहीं है। इतना दूर मैं बहुत छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। मैं आज शाम को 4 बजे तक शूटिंग कर रहा था और कल सुबह 9 बजे से फिर मुझे शूटिंग करनी है। मैं इस भागदौड़ में सिर्फ इसलिए आया कि राकेश जी का एक मैसेज मेरे पास आया था कि हम गौशाला के काम के लिए इतनी सुदूर जगह के अंदर इतनी परिश्रम कर रहे हैं और आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो मुझे लगा जिंदगी के अंदर बहुत ऐसी जगह भी जाना चाहिए जहाँ मेरे सहयोग से अगर कुछ हो सके। आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इस यज्ञ में आहुति देने के लिए आपने बुलाया। मैं इस यज्ञ में आहुति देने के लिए आया हूँ। आपने अब ये एक तो भाई साहब कैमरे वाले आप दोनों बैठ जाओ, आप खड़े मत होना बीच में। फिर लाइट बंद कर दीजिए आपके कैमरे की। और अगली बार कार्यक्रम करें तो कैमरे साइड में रखवाएं, पीछे वालों को बहुत तकलीफ होती है। जो पीछे बैठे होते हैं उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। और अभी भी साइड से अगर आप रिकॉर्ड कर सके तो कर लें, आवाज वही आएगी। हाँ, इधर से कर लीजिए। ईश्वर जी ने 1000 बार सुना। 10 का कभी नहीं हूँ। ओज और उमंग मेरा विषय नहीं है। उनमें जो ऊर्जा है, उनमें जो तेज है, उनमें जो उमंग है, उनमें जो उल्लास है, वो उनके शब्दों में कविताओं में झांकता है। भगत सिंह की कविता पढ़ रहे थे तो मुझे अचानक मेरे एक बहुत प्रिय कवि मित्र हैं संजय झाला, उनकी 2 पंक्तियां याद आ गई। क्या बात है? मैं उस कविता से उन्हें जोड़ता हूँ। जो कविता वो पढ़ रहे थे, पूरी कविता का अगर संजय अपने ढंग से एक व्यंग्यकार लिखता है तो क्या लिखता है? 2 पंक्तियों में उन्होंने कहा कि कभी सलमान की चालों, कभी कैटरीना के गालों और कभी धोनी के बालों के लिए मर गए। कभी सलमान की चालों, कभी कैटरीना के गालों, कभी धोनी के बालों के लिए मर गए। हम चेहरे चरित्र चालों के लिए मर गए। कहीं होते होंगे भगत सिंह तो कहते होंगे, यहाँ सुखदेव राजगुरु, हम भी किन सालों के लिए मर गए। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई साहब, वाह। ये इस देश का सच है। और उस देश के सच को भाई मनवीर ने अपने रंग में, अपने ढंग में सुनाया। मैं इस रस का कवि नहीं हूं, लेकिन मेरे काव्य भूमिका निभाते हुए सिर्फ एक पंक्ति कहना चाहता हूं। जब कोई फांसी पे चढ़ता है या सीमाओं पे रोते हुए कोई शहीद होता है तो एक पंक्ति में मैं क्या कह सकता हूं। मैंने जीवन में प्रतिभा इससे अच्छा कुछ नहीं लिखा। जो एक पंक्ति में कहने जा रहा हूं, ये रस मनवीर का है, ये रस मनोज का है जो उन्होंने सुनाया। एक पंक्ति में कहता हूं कि जिस दिन तू शहीद हुआ, चाहे सीमा पे लौटा हुआ कोई आदमी चला जाए या फांसी पे चढ़ जाए, देश के लिए जो भी प्राण दे दे, जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। जिस दिन, सिर्फ एक शहीद हुआ कहता हूं, जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं, वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये मैं अपने ढंग से मैंने कहा। क्या बात है, मेरा ये विषय नहीं, ये आपका विषय है। श्याम केशरवानी जी, कितने पोस्टर बनवाए आपने? राकेश जी सच सच बताओ, कितने पैसे दिए इन्होंने? आज दिन मेन सूत्रधार यही है। चलिए, लेकिन अब बालाजी फर्नीचर का नाम हर गाय पे लिखा होगा। ये होता है व्यापारी, पैसा दे तो आदमी वसूल ऐसा करे। अच्छा, तो केशरवानी समझ, देखते ही मैं समझ गया था। ये देखो व्यापार होता है, ये होना चाहिए। जीवन के अंदर आदमी पैसा खर्च करे तो उसकी कीमत वसूल करनी चाहिए, है जी? नहीं, पक्का व्यापारी होना ही चाहिए। मैं तो आपका बहुत बड़ा समर्थक हूँ श्याम भाई, बहुत बड़ा समर्थक हूँ। आदमी पैसा खर्च करे तो सारा उसका कुछ मिलना तो चाहिए। 2 रुपए खर्च करके 50 रुपए कैसे निकाले, ये हिंदुस्तानी आदमी होता है।
हिंदुस्तानी आदमी पानी बताशा खाए, एक्स्ट्रा पानी नहीं मांगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। छोड़ तो देना ही पड़ेगा। कुल्फी खाते हुए देखो उसका डंडा प्राण छोड़ेगा। क्या बात है भाई शैलेश। ये हिंदुस्तानी चरित्र है हमारा। हम खर्च करें तो कुछ मजा तो आना चाहिए। अब ये मनवीर ने इतनी लंबी कविता सुनाई, बिलावल भुट्टो को न जाने किस किस को गालियां दी। श्याम केशवानी जी कभी नहीं देंगे, तो देना इतना आसान नहीं होता। सुनी भाई, और बिलावल भुट्टो के लिए क्या उस बेचारे को देखो आप, मासूम को आप कुछ कह रहे हो। तब मदन मोहन दानिश आपके इलाके के शायर, उनका एक शेर मुझे याद आता है। मनवीर, बिलावल को कुछ कहने के पहले उनका एक शेर सुनो कि मायूस नहीं होते लाचार के आगे। क्या बात है, मायूस नहीं होते लाचार के आगे, और बीमार क्या होना बीमार के आगे। जो खुद बीमार है उसके लिए कोई क्या कहा जाए, कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। अच्छा, गाली भी दो तो ऐसी दो जहां कुछ इफेक्ट हो। नेताओं को तुमने बहुत कुछ कहा, कुमार अपने क्या कहना बेचारों को। इन्वेस्टमेंट वहां करो जहां कुछ रिटर्न हो। भाई क्या नेताओं को क्या कहने की जरूरत है, नेता चोर है, डाकू है, लुटेरे हैं, भ्रष्ट है, डकैत है, इतने सारे शब्दों का वेस्टेज क्यों करते हो। इतना सा कह दो नेता है। अच्छे और नेता उड़ीसा में, ये देखिए, मुझे इस धरती का चमत्कार है। आप देखिए कि 15 साल हो